गुलाब की एक एक पंखुड़ी छूटते जा रही है, चमन की यारी बिछड़ती जा रही है। अब माली क्या करे, फुलवारी की जिंदगी यादों में डूबती जा रही है। संगीत जगत की एक एक ज्योत इस कविता की तरह बुझते जा रही है। साथ में अंधेरे ने भी अपना दस्तक दे दिया है। वो समय अब दूर नहीं जब उन लोगों की यादें बाकी रह जाएंगी। कुछ समय पहले एक और नामी शख्सियत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आवाज ही पहचान थी। आज बस वो आवाज रह गई और आवाज का सारथी कहीं पीछे रह गया। अफसोस की बात देखिए, मेरी आवाज ही पहचान है, इस गीत को गाने वाले दोनों गायक अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, ये गाना भले ही लता मंगेशकर की पहचान थी, पर भूपेंद्र सिंह साहब ने भी अपनी आवाज इस गीत को दिया था। आज हम भूपेंद्र सिंह साहब की कहानी बताकर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। भूपेंद्र उर्फ भूपेंद्र सिंह अपने जमाने के नायाब गायक और गिटारिस्ट थे। उन्हें अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ गायक का खिताब भले ही न मिला हो, पर उनकी आवाज मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसी बेहतरीन थी। उनकी आवाज को अलग अलग पहचान मिली, जिससे दर्शक आसानी से समझ जाते थे कि ये आवाज भूपेंद्र सिंह साहब की है। और हम मानते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगर किसी कलाकार को दर्शक याद रखते हैं, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। भूपेंद्र सिंह को आवाज का तोहफा रियासत में मिला था। उनके पिताजी अमृतसर खालसा कॉलेज में म्यूजिक प्रोफेसर हुआ करते थे। वही अमृतसर में 6 फरवरी 1940 को भूपेंद्र का जन्म हुआ था। वे जब छोटे थे तब संगीत सीखने से वे कतराते थे। उनके पिताजी जबरदस्ती उनसे संगीत का अध्ययन करवाते थे। पिताजी के इस व्यवहार के कारण ही भूपेंद्र इतने अच्छे सिंगर बन पाए। अमृतसर में भूपेंद्र का बचपन बीता। उसके बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और वे संगीत में करियर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकले। गायन के अलावा उन्हें गिटार बजाने का बड़ा शौक था। ये आदत उन्हें बचपन से ही थी। उनके पिताजी के पास अलग अलग प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। उनमें का कोई भी एक चीज को वे उठा लेते थे। अपने शुरुआती दिनों में भूपेंद्र सिंह ने दूरदर्शन और रेडियो केंद्र के लिए काम किया। उसी दौरान उन्होंने गिटार बजाने में महारत हासिल की। उनका टैलेंट देखकर सतीश भाटिया ने उन्हें अपने पास रख लिया। उस वक्त सतीश भाटिया दूरदर्शन में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। दूरदर्शन के अलग अलग प्रस्तुति में वे गिटार बजाने का काम करने लगे। एक दिन सतीश भाटिया ने एक समारोह रखा। वहां प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन भी आए हुए थे। उनकी नजर गिटार बजाने वाले 22 साल के भूपेंद्र पर पड़ी। उनके अद्भुत टैलेंट से मदन मोहन प्रभावित हो गए और उन्हें दिल्ली से मुंबई लेकर आए। 1962 के साल में मुंबई आकर भूपेंद्र सिंह का फिल्मी सफर शुरू हुआ। मुंबई आकर उन्हें सबसे पहली फिल्म मिली हकीकत, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन थे। भूपेंद्र ने सबसे पहला गाना खुद मोहम्मद रफी के साथ गाया। उस गीत के बोल कुछ ऐसे हैं: होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। हकीकत के बाद डाकघर, जंबो, नई उम्र की नई फसल, बदल जैसी सेमी हिट फिल्मों में भी उन्हें गाने का मौका मिला। संगीतकार रोशन और सपन जगन मोहन जैसे लोगों ने भी उनसे गाने गा कर लिए। भूपेंद्र सिंह को दिल्ली से मुंबई लाने वाले तो मदन मोहन थे, पर खयाम साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूपेंद्र सिंह से पहली बार सोलो गीत गवाया था। वो फिल्म थी आखिरी खत, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी, पर उसका संगीत खयाम साहब ने बहुत पहले से ही बनवा के रखा था। आखिरी खत को बहुत बड़ी सफलता मिली और भूपेंद्र सिंह को भी पहली बार बड़ी सफलता हाथ लगी। रुत जवां जवां छेड़ो कोई दास्तां, ये वो पहला गीत था जिसे भूपेंद्र सिंह ने अकेले में गाया था। भूपेंद्र सिंह का एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। जब वे फिल्म इंडस्ट्री में आए
तब चेतन आनंद ने उन्हें एक्टर बनने की नसीहत दी, पर भूपिंदर सिंह ने एक्टर बनने से इनकार कर दिया। चेतन आनंद चाहते थे कि वे सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करें। आखिरी खत जैसी सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने ये सोचकर लिखी थी कि भूपिंदर उसमें हीरो बनेंगे, पर उन्होंने चेतन आनंद को सीधे शब्दों में इनकार कर दिया। चेतन आनंद को मना करने की बड़ी गलती उन्होंने की थी, ये उन्हें बाद में पता चला, क्योंकि वे मानते थे कि उस वक्त उनकी उम्र काफी छोटी थी। परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते थे और यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं था जो ये बताता कि चेतन आनंद जो कह रहे हैं वो सही है। आपको ये भी बता दूं कि एक्टिंग से उन्हें इतनी घबराहट थी कि वे 2 साल के लिए दिल्ली भाग गए। उसके बाद वे दोबारा मुंबई आए और आखिरी खत के लिए उन्होंने गाना गाया। बतौर सिंगर भूपिंदर सिंह का करियर तो चल पड़ा। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उनसे गाना गवा लेता था। इस कारण से भूपिंदर को काम मांगने की जरूरत पड़ी नहीं। एक इंटरव्यू में वे बताते हैं कि उनके जीवन में जो लोग आए वे बड़े ही भले लोग थे। उन लोगों ने उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। गिटार बजाना उन्हें बेहद अच्छा लगता था, इसलिए राहुल देव बर्मन ने उन्हें अपनी टीम में जगह दी। दम मारो दम, चुरा लिया है, चिंगारी कोई भड़के, चलते चलते, महबूबा ओ महबूबा जैसे एवरग्रीन गीत में भूपिंदर सिंह की गिटार की आवाज भी बजती है। 70 के दशक के बाद भूपिंदर सिंह गजल भी गाने लगे। हालांकि वे बचपन से गजल में दिलचस्पी लेते थे। उस वक्त वे कुछ मात्र गायकों में से थे जिन्होंने फिल्मों के अलावा खुद के एल्बम्स भी लॉन्च किए थे। एल्बम और गजल के कारण उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी मिताली मुखर्जी के साथ खूब सारे स्टेज शो किए। आपको बता दूं कि वे अपने जीवन में आखिरी दम तक स्टेज शोज किया करते थे। कलाकार का एक दौर ऐसा होता है जब उसे अपनी कला से दूरियां बनानी पड़ती है, पर भूपिंदर सिंह साहब ने अपने आखिरी सांस तक संगीत को छोड़ा नहीं। आर.डी. बर्मन के अलावा गुलजार साहब का उन पर बहुत भरोसा था। उन्होंने अपने जीवन के बड़े गीत गुलजार साहब की फिल्मों के लिए गाए, इसीलिए वे आजीवन गुलजार साहब के शुक्रगुजार रहे। साल 1983 में उन्होंने मिताली मुखर्जी से विवाह किया था। उनसे उन्हें एक बेटा निहाल सिंह हुआ। फिल्म और टेलीविजन का चेहरा बदलने लगा, तब भूपिंदर सिंह की प्रसिद्धि कम होने लगी। आज के दौर में 18 जुलाई 2022 को उनकी मौत की खबर सुनने के बाद लोगों को उनका नाम पता चला होगा, पर संगीत जगत के चाहने वाले लोगों ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।